तो आज हम शुरू करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। देखिए बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर, यहाँ तीनों ही बायो 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 आ रहा है, लेकिन मतलब क्या होता है बायो का? बायो मतलब लाइफ, लिविंग एंटिटी, और बायोलॉजी मतलब बायो यानी कि लिविंग फॉर्म्स की पढ़ाई करना, बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग बीइंग्स होना, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, उसके बाद है बायोस्फीयर। तो स्फीयर का मतलब होता है कोई जगह है, कोई एरिया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये स्फीयर है इस चीज़ के लिए, ये स्फीयर है उस चीज़ के लिए, मतलब ये जगह इस काम के लिए, वो जगह उस काम के लिए। तो स्फीयर ऐसे ही 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एटमॉस्फेयर, दूसरा होता है हेड्रोस्फेयर, तीसरा होता है लिथोस्फेयर। तीनों को ही जब हम कंप्राइज करें, तीनों को ही जब हम एक साथ मिला दें तो हमारा एक यूनिक स्फीयर बनता है जो कि कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, देखिए जो सेल की डिस्कवरी करी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ। जो सेल की डिस्कवरी हुई थी वो 1665 में हुई थी। सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1665। और किसने की थी सेल की डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब ये रॉबर्ट हुक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं ये सेल के बने होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, और इन्होंने ही ये टर्म रखी थी सेल। ये जो आज हम शब्द बोलते हैं सेल सेल सेल, तो ये इन्होंने ही क्या किया था? खोज किया था, इन्होंने ही नाम ये दिया था सेल्स का। ठीक है, तो सेल एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलुलर, और सेलुलर का मीनिंग है एक लिटिल रूम। अब देखिए व्हाट इज अ सेल। तो दरअसल ये सेल होता क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब हर किसी को स्ट्रक्चर चाहिए, ढांचा चाहिए, हमको भी चाहिए। तो हम लोगों को जो सेल है वो एक स्ट्रक्चर देती है, और फंक्शनल यूनिट है बेसिक। तो बेसिक मतलब कि एकदम, मतलब आप कह सकते हो प्राइमरी। तो दरअसल ये प्राइमरी मतलब एकदम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो सेल्स हैं ये टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी बनाता है। आप इसको अज्यूम करो एक ब्रिक है, एक ब्रिक मिलेगी, वो एक वॉल बनाएगी, एक वॉल एक रूम बनाएगा, एक रूम एक घर बनाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज अ सेल में हमने देखा कि सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और सेल सबसे छोटी यूनिट है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने एक साइकिल भी देखा। सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ बॉडी। देखो साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल। तो साइज कैसा होता है सेल का, और नंबर। ठीक है, और एक चीज और, जो साइज ऑफ सेल है और नंबर ऑफ सेल है, ये दोनों ही, इनके बीच में हमें एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन रहता है कि जितना बड़ा सेल होगा क्या उतना बड़ा ही ऑर्गेनिज्म होगा? है, तो ये क्वेश्चन है हमारे मन में। इसका आंसर इस स्लाइड में देखो। साइज ऑफ सेल, क्या साइज होगा सेल का, और नंबर ऑफ सेल कैसे डिटरमाइन करते हैं एक सेल के लिए। जो साइज ऑफ सेल है ये एक्चुअली में डिटरमाइन नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज कितना होगा। अगर एक एंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो साइज है सेल्स के वो छोटे हैं, और एक एलिफेंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके जो सेल्स के साइज है बहुत बड़े हैं। साइज ऑफ सेल्स तो डिपेंड करते हैं अपॉन द, साइज ऑफ सेल्स जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन द फंक्शन। साइज कितना होगा सेल का ये बताएगा कि क्या फंक्शन निभाएगा वो सेल। साइज ऑफ सेल डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ द सेल। जैसा साइज होगा वैसा फंक्शन वो करेंगे सेल्स, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स एक्चुअली में वो जो डिटरमाइन करता है द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ये सेल बड़ा होगा, ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो क्यों होगा? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा है।
जैसे एक ह्यूमन बीइंग ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है, वेयर एज एक एंट है वो सिर्फ 1000 से बनी होगी, वो ज़्यादा सेल से नहीं बनी है। तो यहाँ पे साइज ऑफ सेल जो है वो डिटरमाइन करता है ओनली द फंक्शन, नंबर ऑफ सेल डिटरमाइंस ओनली द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो साइज ऑफ सेल डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ दैट सेल। जो साइज ऑफ सेल है वो बताता है कि क्या फंक्शन ये सेल परफॉर्म करेगा। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो नर्व सेल है, नर्व सेल ब्रांच शेप होता है और सबसे बड़ा सेल है ये हमारी बॉडी का। तो ये ऐसी शेप क्यों ले रखा है, इसका ऐसा साइज क्यों है, क्योंकि इसका फंक्शन कुछ ऐसा ही है। इसका फंक्शन है ट्रांसफरिंग ऑफ द मैसेजेस। तो जैसे हमने देखा कि इसका काम है ट्रांसफर करना मैसेजेस का, इस वजह से इसकी जो शेप होती है वो नेटवर्क लाइक होती है या ब्रांच लाइक होती है, और इस शेप की हेल्प से वो क्या कर पाता है, ट्रांसफर कर पाता है एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके आरबीसीज जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और ये गोल गोल से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका काम है कि ऑक्सीजन को बाइंड अप करें और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट में पहुंचाएं पार्ट्स में। ठीक है, इस वजह से इनका जो शेप होती है, इनका जो साइज होता है वो स्फेरिकल होता है। वेरएज डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो ये होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, ये सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के, हमें पता है इनका तो एक ही काम होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना और वहाँ पे लड़ाई करना। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, जो पैथोजीन है, जो जर्म एंटर कर गया है, तो इस काम के लिए, ठीक है, तो इसी काम के लिए इनका जो फिक्स्ड शेप नहीं होती, सो दैट ये हर किसी बॉडी पार्ट में जा सके और वहाँ पे जो भी पैथोजन है उसको मार सके। अब देखो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स भी दो टाइप के हो गए है ना, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मल्टी का क्या मतलब है, मल्टी का मतलब है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मल्टीपर्पज काम कर सकता है ये बंदा, तो ये पर्सन, तो उसका मतलब ये है कि वो कई सारे सेल से बना है, सॉरी मतलब कि वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है कि जो ऑर्गेनिज्म वो बहुत सारे सेल्स के बने हो। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बना है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बना है, 1000 सेल्स के बना है, तो वो मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे सेल्स का बना है। तो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, तो जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए। अब आ गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो यूनि का क्या मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, अकेला। तो एक अकेला सेल क्या बनाता है, एक अकेला सेल भी एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, जैसे अमीबा। इस आप सोच रहे हो कि सिंगल सेल कैसे एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है भाई, तो एक सिंगल सेल एक फुल फ्लेश ऑर्गेनिज्म होता है जो खाना भी खाता है, निकालता भी है, जो मूव भी करता है। ठीक है, कैसे करता है वो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं और ये मूव करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो ये अपने आप मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फॉल्स फीट और सूडोपोडिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या अमीबा, इनके क्या होता है कि इनके इनके सूडोपोडियाज होते हैं। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। ये फॉल्स फीट ये प्रोट्रूड करते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है तो प्रोट्रूड करते हैं, और प्रोट्रूड करके यानी अपने फॉल्स फीट को ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और अपना खाना एनगल्फ करते हैं। देखो सेल के कंपोनेंट, कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट मतलब सामान। ठीक है, तो सेल के बहुत सारे मटेरियल्स कंपोनेंट्स हैं, उसके बहुत सारे सामान है। 3 कॉमन जो कंपोनेंट है सेल्स के वो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। एंड प्लांट्स में एक सेल वॉल भी होती है और हर प्लांट में सेल वॉल होती है, इस वजह से सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रखा है। यहाँ पे देखो हमने न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को शो किया है। आप देखो साइटोप्लाज्म तो लिक्विड सब्सटेंस है जो कि एकदम सेंटर पे है ना, सेंटर पे मतलब न्यूक्लियस है सेंटर पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब लिक्विड, साइटोप्लाज्म यानी कि वो लिक्विड जो सेल में भरा हुआ हो। सेल मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग, और माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए यूनिक है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं
ये माइटोकॉन्ड्रिया, इनका अपना डीएनए होता है और इनका अपना राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं बताऊंगी। डीएनए आपको पता है डाइऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है इनका खुद का, और इस वजह से ये खुद भी अपना प्रोटीन बना पाती हैं, एक तरीके से खुद भी अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर पाती हैं। अब देखिए यहाँ एक मैंने डायग्राम्स शो किया है, ये देखिए मेम्ब्रेन है, ये मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ बनाए हैं। तो देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपको मैंने मेम्ब्रेन बना के दिखाई है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देखो ये लिपिड्स होते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर। ये है ना, ये लिपिड है। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये लिपिड देखो, इसका हेड लिपिड का ऊपर, और जो इसकी दो लेग्स हैं ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेसेस है यहाँ पे आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, इसमें होल्स होते हैं, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ होल्स है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन पोरस भी होती है, इससे मटेरियल्स अंदर बाहर मूव कर सकता है। बस एक चीज ध्यान रखो कि हर मटेरियल अंदर बाहर मूव नहीं कर सकता। सम मटेरियल्स ओनली कैन मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ मटेरियल जो अंदर आ सकते हैं, कुछ मटेरियल जो बाहर जा सकते हैं। सब मटेरियल्स को ये परमिशन नहीं देती। ये सोच लो कि सारा मटेरियल अंदर चला जाएगा तो नहीं जाएगा, सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा तो भी नहीं, तो फिर तो सेल वर्क ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो उसके लिए इसका सेलेक्टिवली परमिएबल होना जरूरी है। तो इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक छलनी की तरह इसमें छेद होते हैं, और इसके द्वारा ना सारे मटेरियल अंदर आ सकते हैं ना सारे मटेरियल बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब कि जब किसी हाई कंसंट्रेशन से कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो, आपने पानी में सॉल्ट डाला, आपने एक जगह सॉल्ट डाला, वो सॉल्ट बिना मिक्स करे भी आपके पूरे पानी में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, जहाँ सॉल्ट की ज़्यादा मात्रा होती है वहाँ से सॉल्ट मूव करता है, और जहाँ सॉल्ट की कम मात्रा होती है वहाँ जाता है। ऐसे ही होता है, आप एक बीकर में अगर पानी लो और उसमें एक ड्रॉप इंक डालो तो एक हाई कंसंट्रेशन से इंक, मतलब जहाँ इंक की ज़्यादा मात्रा है वहाँ से पूरे पानी में इंक मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से इंक लोअर कंसंट्रेशन में मिक्स हो गई। और देखो इधर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में देखो मैंने कुछ मान लो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स डाले एक जगह पे, वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गए और फिर वेरी लो कंसंट्रेशन में आ गए। मतलब पहले जो पार्टिकल्स थे वो केवल और केवल इधर थे, उसके बाद वो पानी में से फैल गए इधर, और फिर वो पूरे पानी में फैल गए, ठीक है। इधर भी आ गए, इधर भी आ गए, मतलब पूरे पानी में फैल गए। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से जहाँ किसी भी सब्सटेंस की ज़्यादा मात्रा है वहाँ से पानी, वहाँ से जो सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की और प्रोटीन्स की, और इसके बनने को प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जब मेम्ब्रेन फॉर्म होती है तो द प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ना पैर है ना हाथ है वो मूव कर पाते हैं और अपने खाने को, अपने फूड को एनगल्फ कर पाते हैं बाय प्रोट्रूडिंग द सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया निकल रहे हैं बाहर, तो वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से तो बाहर निकल रहे हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन रिजिड होती
तो मूव ही नहीं कर पाते ना अमीबा। तो अमीबा मूव कर पा रहा है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन उसकी क्या है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और एंडोसाइटोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपनी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने फूड को एंगल्फ कर पाते हैं। अभी इधर देखो, इधर ये वाला डायग्राम, ये वाला गलत है, इन दोनों को देखो, एक इस वाले को, एक इस वाले को। ये देखो, मैं बहुत सिंपली बताऊंगी, आप एक एग्जाम्पल लो। जैसा भी हमने हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन जाना डिफ्यूजन में, तो यही हमारे सेल में भी होता है। हमारे सेल में मान लो जो CO2 है सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में है और बाहर सराउंडिंग मीडियम में CO2 कम मात्रा में है। तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी, तो CO2 हमारे सेल से बाहर निकल जाएगी थ्रू सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। इस तरीके से ही हम एक्सक्रीट आउट करते हैं CO2 को, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, जो ये सेल्स होते हैं, जब इनमें कम ऑक्सीजन होती है इन कंपैरिजन विद द सराउंडिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सेल के अंदर कम ऑक्सीजन है, बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी ऑक्सीजन भी, बाहर ज़्यादा है ऑक्सीजन, अंदर कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th फर्स्ट बायो चैप्टर इज ऑस्मोसिस। अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट और आगे भी सबसे काम में आएगा ये ऑस्मोसिस, 11th में भी है जो बायो लेंगे। ऑस्मोसिस क्या होता है? अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है मतलब मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन, बट द मूवमेंट ऑफ water molecules from high water concentration to low water concentration is osmosis। मतलब किसी भी सामान का, सब्सटेंस का बाहर से अंदर जाना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। पर जब ये डिफ्यूजन पानी का हो, मतलब जब पानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से, यानी कि जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से लो वाटर कंसंट्रेशन में जाता है, या जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम पानी की मात्रा की तरफ जाता है, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो क्या हुआ, जो सेल था, सेल के अंदर अगर पानी ज़्यादा था और बाहर कम है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, ये ऑस्मोसिस है। बाहर ज़्यादा पानी है, अंदर कम है सेल के, तो बाहर से अंदर आएगा, ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। हाई वाटर कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन, वो मात्रा जब पानी ज़्यादा हो, हाई वाटर कंसंट्रेशन जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है जैसे, तो इसका मतलब है कि पानी इधर ज़्यादा है, ठीक है। और लो वाटर कंसंट्रेशन मतलब जब पानी की मात्रा कम है। जब हम कह रहे हैं कि पानी की मात्रा कम है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, हाई मतलब ज़्यादा, किसकी मात्रा ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन यानी कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट इक्वल्स टू पानी वाला सॉल्यूशन ज़्यादा। लो वाटर कंसंट्रेशन जहाँ पानी की मात्रा कम है, और जहाँ पानी की मात्रा कम होती है तब वहाँ दूसरे सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरे सब्सटेंस की जब मात्रा ज़्यादा होती है तो हम उसे केवल और केवल हाई कंसंट्रेशन कहेंगे। हाई वाटर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ ज़्यादा मात्रा है पानी की, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जहाँ लो वाटर कंसंट्रेशन यानी कि वहाँ पानी कम है, दूसरा जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है, और इस वजह से वहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जा रहा है, और सॉल्यूट होता है जिसको घोला जा रहा है। अगर चीनी और पानी की बात करें तो पानी क्या हो गया? पानी हो गया सॉल्वेंट और चीनी हो गई सॉल्यूट। अगर इस केस में चीनी ज़्यादा है और पानी कम है
तो मैं इसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहूँगी जहाँ पानी कम होता है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ हाई वाटर कंसनट्रेशन, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ वाटर की बात हो रही है। अब हाई वाटर कंसनट्रेशन है मतलब हाई पानी की मात्रा, ज़्यादा पानी की मात्रा। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी इसको सिंपली आप कह सकते हो बिना कंफ्यूजन के। जहाँ पे सॉल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है उसको हम लो वाटर जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है पानी कम है उसको हम लो वाटर कंसनट्रेशन कहेंगे या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। अब देखो एक है ऑक्सोस्मोसिस, एक है एंडोस्मोसिस। ऑक्सोस्मोसिस क्या होता है? एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, जब जो सेल है उसमें ज़्यादा पानी की कंसंट्रेशन हो देन द सराउंडिंग मीडियम, मतलब सेल के अंदर ज़्यादा पानी हो बाहर कम हो, सराउंडिंग में कम हो। मतलब सराउंडिंग में मेनली आप बोल सकते हो कि उसमें कोई दूसरा पार्टिकल ज़्यादा हो लेकिन पानी के पार्टिकल्स कम हो। तो इस केस में जो वाटर है वो सेल से बाहर जाएगा, ठीक है, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब सेल से बाहर जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। और इस केस में सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसने पानी को लॉस किया है। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जब जो सेल है उसमें लो वाटर कंसंट्रेशन हो, व्हेन द सेल हैव लो वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग मीडियम, मतलब सेल के पास तो कम पानी है, सराउंडिंग के पास ज़्यादा पानी है। तो जब सराउंडिंग के पास ज़्यादा पानी हो और सेल के पास कम पानी हो तो जो सराउंडिंग है जहाँ पे हाई वाटर कंसंट्रेशन है वहाँ से पानी कहाँ आएगा? लो वाटर कंसंट्रेशन के पास आएगा, यानी कि सेल के अंदर आएगा थ्रू अ selectively permeable membrane, and this is known as endosmosis. In such case cell will swell up क्योंकि सेल ने पानी गेन किया है। तो when the cell have low water concentration, जब सेल के पास कम पानी हो, then the surrounding medium, सराउंडिंग के पास ज़्यादा पानी हो और दूसरे पार्टिकल्स कम हो, तो then the surrounding medium then the cell will gain water। तो इस केस में जो सराउंडिंग मीडियम है उससे पानी निकलेगा और जो सेल है वो पानी को गेन करेगा, मतलब पानी उसके अंदर आ जाएगा थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द सेल विल स्वेल। देखो इस केस में हम देख सकते हैं कि एक जगह जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं, है ना। मैं इसको अपने आप ही बता देती हूँ आपको। यहाँ देखो ये वाटर के पार्टिकल्स इधर ज़्यादा हैं इधर कम हैं, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ पानी चला जाएगा। यहाँ पे और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो कम है और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इधर एक्स्ट्रा वाले ये वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे पानी कम है, इधर पानी कम है, इस साइड में पानी कम है और अदर पार्टिकल ज़्यादा है, वेयरएज़ यहाँ पे पानी ज़्यादा है और अदर पार्टिकल्स कम है। तो यहाँ पानी जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा और पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? ऑस्मोसिस हुआ। और अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें, लाल वाले पार्टिकल्स की, तो ये क्या कहाँ से कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और वाटर पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे। जहाँ पानी ज़्यादा है इधर ज़्यादा है, यहाँ कम है। ए में ज़्यादा है ये मान लो, ये भी मान लो। ए में पानी ज़्यादा है, पार्टिकल्स अदर कम है, और यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स कम है और अदर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो इधर जो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस में तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ए से बी में जाएंगे, और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें सब्सटेंस की, तो यहाँ पे अदर पार्टिकल ज़्यादा है और इधर अदर पार्टिकल्स कम है। ए में कम है, बी में ज़्यादा है, तो बी से ए में जाएंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। डायग्राम में एकदम बाद में समझाऊंगी, पहले हम समझ लेते हैं तीनों सॉल्यूशंस को। इधर आप देखो स्लाइड में, ये मैं स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब कम, आइसो मतलब इक्वल, हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों ही जो सॉल्यूशंस हैं इन कंपैरिजन विद द सेल हैं, ठीक है। अगर सेल में कम पानी है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेगा,
आइसोटोनिक जब दोनों में इक्वल सराउंडिंग इंटीरियर सब में, और हाइपरटोनिक जब सेल में ज़्यादा पानी है बाहर कम पानी है सराउंडिंग में। हाइपोटोनिक, देखो हाइपोटोनिक इस केस में एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस यानी कि जो सेल है उसके अंदर पानी आ जाएगा, और जब सेल के अंदर पानी आएगा तो वो स्वेलअप हो जाएगा। इससे यह पता चलता है आपको कि सेल जब स्वेलअप होगा मतलब कि सेल के अंदर पहले कम पानी था और बाद में तो ज़्यादा हो ही गया। लेकिन जब सेल के अंदर कम पानी था तो उसका मतलब सराउंडिंग में ज़्यादा पानी था। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सराउंडिंग है वो उसके पास हाई वाटर कंसंट्रेशन होती है देन द सेल। Then the cell will gain water through osmosis. Such a solution is called hypotonic solution. वो solution जिसमें सेल के अंदर तो कम पानी है लेकिन बाहर ज़्यादा पानी है। मे बी ऐसा हो सकता है कि सेल के अंदर अदर पार्टिकल ज़्यादा हों लेकिन पानी तो कम है उसमें। बाहर ऐसा हो सकता है कि अदर पार्टिकल्स कम हो लेकिन पानी उसमें ज़्यादा है। तो जब बाहर ज़्यादा पानी होगा तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर ज़्यादा पानी होता है, सेल के अंदर कम पानी होता है। सेल के अंदर कम पानी होता है इसलिए इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाइपो मतलब कम, तो सेल के अंदर कम पानी है, इस केस में एंडोस्मोसिस होगा यानी कि सेल पानी गेन कर लेगा सराउंडिंग्स और वो स्वेलअप हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना सेल के अंदर ज़्यादा ना सेल के बाहर ना सेल के अंदर कोई कंपैरिजन होता है, दोनों में ही इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन होती है। तो व्हेन द सेल इन द मीडियम हैज़ द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल नाइदर गेन और लॉस वाटर। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा इक्वल है अंदर भी बाहर भी उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और इस केस में ना पानी अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक में हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड, मोर। तो जब सेल के अंदर ज़्यादा पानी होता है देन द मीडियम, तो क्या होगा? जो सेल है वो पानी को लॉस करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, और जब वो पानी लॉस करेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। एंड दिस इज अ केस ऑफ एक्सॉस्मोसिस जिसमें पानी लॉस होता है। व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैव लो वाटर कंसंट्रेशन, जब सराउंडिंग में कम पानी हो देन द सेल मतलब सेल के पास ज़्यादा पानी हो, फिर क्या होगा? जब सेल विल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, तो सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा पानी था बाहर कम था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, सेल के अंदर ज़्यादा था तो वो पानी को छोड़ देगा, सेल वॉल श्रिंक हो जाएगी, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, और ये एक्सॉस्मोसिस है। ये एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया। देखो हाइपरटोनिक में क्या हुआ? सेल ने पानी को छोड़ दिया, ठीक है, H2O पानी को छोड़ दिया। जब पानी को छोड़ दिया तो पानी को छोड़ने से वो श्रिंक हो गया। आइसोटोनिक में देखो क्या हुआ? सराउंडिंग से पानी अंदर आया और सेल से पानी बाहर गया। नेट मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ वाटर का, क्योंकि जितना अंदर आया उतना ही बाहर गया। ठीक है, इस केस में नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, बिकॉज जो सेल था उसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था जितना बाहर था, तो मूवमेंट तो होगा वाटर का सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मगर इस केस में ना सेल फूलेगा ना बहुत ज़्यादा वो श्रिंक होएगा। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होगा? हाइपोटोनिक में जो सेल है वो फूल जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ बाहर से पानी लिया ही लिया है। ठीक है, लिया ही लिया है मतलब कि उसके अंदर पानी कम था, उसने बाहर से पानी लिया तो वो फूल गया। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? इस डायग्राम में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताना चाहती हूँ। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका इफेक्ट एनिमल और प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है पूरा सेल, लेकिन वो सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है। इस वजह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो गेन होगा, सेल पानी को लेगा अपने अंदर, और जब पानी को वो अपने अंदर लेगा तो वो फूल जाएगा, और फूलेगा तो फटेगा। तो जितना फुलाया उतना फटा, जितना पानी कम था उतना गेन करेगा, जितना गेन करेगा वो फट जाएगा। ठीक है,
आइसोटोनिक में कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। लेकिन अगर ये हाइपरटोनिक होता तो सेल जो था वो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता। प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या होगा, अगर सेल ने पानी को लॉस किया, अगर सेल ने पानी को लॉस किया यानी कि इस केस में ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, तो जब सेल पानी को लॉस करेगा तो लॉस करने के बाद सेल श्रिंक हो जाएगा। लेकिन इन दिस केस जब सेल श्रिंक होगा तब भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा। कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि बाहर उसके सेल वॉल है, सेल वॉल से वो थोड़ा दूर हो जाएगा, मतलब कि जो सेल वॉल था उससे अवे हो जाएगा, लेकिन वो फूटेगा नहीं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल है वो बहुत सारा पानी गेन कर लेगा, और जैसा हमने देखा एनिमल सेल में तो फूट गया था क्योंकि वो बहुत फूल गया था, ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, बहुत फूल जाएगा सेल, एकदम फटने वाला होगा। लेकिन जो वॉल होगी वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी सेल पर, और जब वॉल उस स्वेलन सेल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो नेट या आप रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई मूवमेंट, यहाँ पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा सेल को, वो सही रहेगा। अब ये 3 डायग्राम भी बड़े ज़रूरी हैं। देखो ये वाले में तो क्या हुआ, इस वाले को देखो, मैं आपको जूम करके दिखा। देखो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब सेल से पानी निकल गया, सेल श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक है तो अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, नेट ओवरऑल मूवमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से अंदर भी बाहर भी। हाइपोटोनिक में सेल फूल जाएगा। दूसरा डायग्राम ये देखो, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल में क्या होगा, सेल अगर हाइपोटोनिक होगा तो फूल जाएगा, फट जाएगा। आइसोटोनिक पे कुछ असर नहीं होगा, अगर हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। प्लांट सेल्स में कुछ असर नहीं होगा क्योंकि जो सेल वॉल है उनको प्रोटेक्ट करेगी। जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा और जब सेल पानी को लॉस करेगा तब जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो श्रिंक होने के बाद सेल वॉल उसके ऊपर रहेगी, जो सेल है वो उससे दूर हो जाएगा, लेकिन सेल को वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। वेयरएज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सेल है वो एक्सर्ट करेगी प्रेशर ऑन द सेल वॉल क्योंकि वो फूटना चाहेगी, वो फटना चाहेगी। उस समय पे सेल वॉल भी उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और उसको फटने फूटने से बचा लेगा। ये डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्टिकल्स होंगे ना, ये हरे हरे पार्टिकल्स, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये रिलेटिव सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मतलब सॉल्यूशन में कितना नमक है, जितना ज़्यादा नमक होगा उतना कम पानी होगा, ठीक है। और ये एरो जो है ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये आइसोटोनिक में देखो पानी इक्वल, सॉल्ट इक्वल है, जब सॉल्ट इक्वल होगा तो जो वाटर है वो अंदर से बाहर जाएगा, फिर बाहर से अंदर आएगा, लेकिन जो नेट ओवरऑल मूवमेंट है कुछ नहीं होगा क्योंकि इस केस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इक्वल है, ठीक है, और सॉल्ट के भी इक्वल है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है। हाइपोटोनिक में देखो क्या होगा, हाइपोटोनिक में अगर बाहर ज़्यादा पानी है और अंदर कम पानी है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्ट का एक ही पार्टिकल है, तो जब बाहर सॉल्ट का एक ही पार्टिकल होगा मतलब पानी ज़्यादा होगा, और अंदर सॉल्ट के 3 पार्टिकल है मतलब पानी यहाँ सॉल्ट यहाँ पे ज़्यादा है, पानी कम है। तो इस केस में जो सेल के अंदर है वो पानी आएगा और वो फूल जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब बाहर पानी की मात्रा तो कम होगी, ठीक है, और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी। वेयरएज अंदर सॉल्ट की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब पानी अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो अंदर से बाहर जाएगा, सेल से बाहर जाएगा पानी, सेल श्रिंक हो जाएगा। ये डायग्राम्स आप देख लीजिए, समझ आ जाएंगे। अब न्यूक्लियस है, सेंटर पे लोकेटेड होता है ना न्यूक्लियस सेल के। जो न्यूक्लियस है इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए और प्रोटीन्स के बने हैं। जो डीएनए है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब क्रोमोसोम्स डैश लगा के आप लिख दो डीएनए किसके बने होते हैं, जीन्स के। जीन्स होती है इनहेरिटेंस यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए है इनकी फुल फॉर्म होती है डाइऑक्साइड राइबोन्यूक्लिक एसिड।
जो क्रोमोसोम्स है जब वो सेल के अंदर होते हैं एंड जब हम सेल को डिवाइड करते हैं ना, तब वो अपने को रॉड शेप स्ट्रक्चर्स में बना देते हैं एकदम। लेकिन जब वो सेल के अंदर होते हैं तब वो एक थ्रेड लेग स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इस थ्रेड लेग स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन में, मतलब सिंगल सेल जब रिप्रोड्यूस करता है तो एक मदर सेल होती है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो 2 डॉटर सेल्स को बनाता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल फोल्ड मेम्ब्रेन होती है विच इज़ वेरी पोरस लाइक सेल मेम्ब्रेन, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उन टाइप्स के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब, कैरियोटिक एक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो जो प्रिमिटिव सेल्स होते थे उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता था, और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, जो हम आगे देखेंगे। इसके ही कॉन्ट्रास्ट में यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये ट्रू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनका प्रॉपर सेल होता है और सेल में न्यूक्लियस विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनकी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। एक डेफिनेशन याद रखना, जो न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उस रीजन को, उस न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब आगे सेल वॉल, तो ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है किसकी, सिर्फ प्लांट सेल्स के, एनिमल सेल्स में नहीं होती है, प्लांट और बैक्टीरिया सेल्स में ही होती है। और ये क्यों होती है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई दीवार नहीं है जैसे हमारे पास है। हम तो अंदर या आंधी तूफान में घर के अंदर आ जाते हैं, हमारे को ये दीवारें बचा लेती हैं, उनको कौन बचाएगा, तो उनको प्लांट सेल्स बचाते हैं। प्लांट सेल्स, ये जो सेल वॉल होती है ये एक प्रोटीन होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, उसका बना होता है। सेलुलोज की ये सेल वॉल बनी होती है। प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस होता है इनमें। प्लाज्मोलाइसिस देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखो इसमें ये वाला जो केस था ना, ये प्लाज्मोलाइसिस का था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल पानी को छोड़ देता है, वो श्रिंक हो जाता है, और जब वो श्रिंक होता है तो वो सेल वॉल से दूर हो जाता है। तो व्हेन द सेल गेट श्रिंक एंड गेट अवे या गेट फार अवे फ्रॉम द सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो जब देखो यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोलाइसिस, जब प्लांट सेल्स ये श्रिंक हो जाते हैं और सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब देखो कैसे ये सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्शन देती है कई बार सेल को। जब जो सेल है वो पानी गेन करता है सराउंडिंग से, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब होता है, यानी कि जब बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर कम है सेल के, तो बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल फूल जाएगा, और फूलने के बाद वो क्या करेगा, देन द सेल विल स्वेल अप, और वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर ऑन द सेल वॉल, क्योंकि वो फूल गया और अब वो फटने की कोशिश करेगा। उस समय जो सेल वॉल है वो भी प्रेशर अप्लाई करती है, इक्वल प्रेशर ऑन द सेल वॉल, और जब वो इक्वल प्रेशर सेल वॉल पे अप्लाई करती है तो नेट रिजल्ट 0 आता है, कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता या कुछ भी नहीं हो पाता। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज है जो हम देखेंगे, और ये प्रॉपर फंक्शनिंग में सेल की हेल्प करती है। ये सेल ऑर्गेनेलिज का डायग्राम है जो मैं एकदम एंड में बताऊंगी, पहले मैं आपको सारी जो सेल ऑर्गेनेलिज है उनको बता देती हूँ। ये हमारी सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज जो हम देखेंगे इस सेशन में 6 हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। सबसे पहली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो आप ये जो नेटवर्क्स देख रहे हो, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसको देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये आपका सेल है, मान लो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन का आपने जो देखा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये ना,
इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है। ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को, ज़्यादातर लिपिड और प्रोटीन। यहाँ पे सामान बनता है और न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को, यानी कि एक ढांचा। जितना ये सेल में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लंबी होंगी उतना ही बड़ा सेल होगा, ठीक है। और जितना बड़ा सेल होगा उसमें जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है, बायो मतलब लिविंग केमिकल मतलब रिएक्शंस, और उनके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है वो आराम से हो पाएंगी जितना ज़्यादा एरिया सेल को मिलेगा एक्टिविटीज को करने का। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर, उसके सरफेस पे राइबोसोम्स एक तरह का पार्टिकल होता है जो प्रोटीन बनाता है, वो चिपका हुआ होता है, अटैच होता है, जिस वजह से उसका सरफेस रफ अपीयर होता है। वेयर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होता है, और इस वजह से वो प्रोटीन नहीं बनाती लेकिन वो फैट के मॉलिक्यूल्स बनाती है जिन्हें हम लिपिड कहते हैं। इनका डायग्राम देख लें एक बार। देखो, ये रही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधरी उधरी सी है जो थोड़ी सी, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें ये जो उधर उधर से राइबोसोम्स हैं, आप देख पा रहे हो ना, पार्टिकल्स, ये प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, गोल्गी अपैरेटस मुझे बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड में दिखा दूंगी मैं आपको। ये सिर्फ ट्यूब लाइक होती है, देख लो चलो एक बार। गोल्गी वेसिकल्स भी कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक मतलब बोरे होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एकदम, ये ठीक है। और ये पैकेजिंग डिस्पैचिंग का काम करते हैं। ये भी ट्यूब लाइक होते हैं। किसकी पैकेजिंग डिस्पैचिंग करते हैं? ये जो भी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, ऑर्गेनेल्स में पहुंचाने का काम ये गोल्गी अपैरेटस का होता है। और ये क्या करती है गोल्गी अपैरेटस? गोल्गी अपैरेटस वेसिकल्स में यानी कि बोरों में भरती है सामान को और जगह जगह पहुंचा देती है। इसका एक बोरा लाइसोसोम्स भी होता है जो हम देखेंगे अभी। जो गोल्गी अपैरेटस होती है ये एक दूसरे के पैरेलल में होती है हमेशा, मतलब एक गोल्गी अपैरेटस का किस्टर्न कहते हैं इसको, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के पैरेलल होती है, देखिए इसको, ठीक है। तो इसको कैमिली गोल्गी ने बताया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस पड़ा है। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन यानी कि इनकी आउटर कवरिंग होती है, वेसिकल्स यानी कि बोरे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम किस्टर्न्स कहते हैं, हर एक ट्यूब को हम किस्टर्न कहते हैं। इनका फंक्शन होता है स्टोर करने का, जो भी एंडोप्लाज्मिक ने बनाया है उसको स्टोर कर लेती हैं, पैकेज में बंद करके उसको डिस्पैच कर देती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देती हैं सेल के। गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स बनाती है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एक प्रोडक्ट है जो ये बनाती है, और इसका क्या काम है? बहुत महत्वपूर्ण काम है, बड़ा डेंजरस काम है, देखते हैं। देखो, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, मतलब बोरे होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं यानी कि बोरे होते हैं। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये जो बोरे होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम होता है? ये जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये RER के बने होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं, मतलब राइट ये उसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। अब जो भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। ये क्लीनिंग ऑफ द सेल की साफ सफाई का सारा काम इनके हाथों होता है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आया है उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं। और वॉर्न आउट सेल्स यानी कि वो फटे पुराने सेल्स जो इस काम के नहीं है उनको भी खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और उन ऑर्गेनेल्स को भी ये खा जाते हैं। एंजाइम्स ब्रेक्स द मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस,
एंजाइम किसी भी मटेरियल को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस यानी कि उसको साधारण सब्सटेंस में बदल देते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जो भी सेल में मटेरियल है उसको खा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब जो सेल है वो खराब हो जाता है और सेल की खराबी की वजह से उसमें कुछ डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं और जो लाइसोसोम्स है उस केस में वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जब लाइसोसोम्स टूट जाते हैं उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो लीक हो जाते हैं और लीक होके वो अपने खुद के सेल को खा जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है मैंने यहाँ पे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो भी हम रिस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वो सेल में कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। जो हम खाना खाते हैं वो सेल में कहाँ जाता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और जो खाना हम खाते हैं वो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब वो ग्लूकोज टूटती है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटती है तो क्या बनता है, एनर्जी बनती है, CO2 बनती है और वाटर बनता है, एनर्जी। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। जनरेट्स एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जैसे हम कहते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 1 लाख, 2 लाख, तो ये एनर्जी करेंसी होती है। इतनी ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA और राइबोसोम्स। इनके खुद के DNA है और राइबोसोम्स है। ये यूनिक है क्योंकि औरों के नहीं होते, इनके हैं, और इस वजह से ये अपना खुद का प्रोटीन बना पाते हैं क्योंकि DNA और राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। प्लास्टिड्स मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है। यही प्लास्टिड्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को बोली जाती हैं। 3 तरह की प्लास्टिड हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का पिगमेंट कंटेन करती है, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जिंदा है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट को कंटेन करते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, है ना, और इस वजह से अट्रैक्शन हो पाता है बीज का, इंसेक्ट्स का, फ्लावर्स की तरफ। नेक्टर ले जाती हैं, जूस बनाती हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होती हैं और ये ऑयल कंटेन करती हैं, जो सरसों का तेल, ये बीज का तेल, ये सीड ऑयल, ये वो सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और इनका भी DNA और राइबोसोम्स होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब वैक्यूल्स होते हैं। देखो वैक्यूल्स स्टोरेज सैक्स होते हैं। ये जो भी प्लांट सेल्स बनाते हैं ना, इसको स्टोर करते हैं। स्टार्च को, अमीनो एसिड को, शुगर को, ऑर्गेनिक एसिड्स को, इन सबको ये स्टोर करते हैं। ये एनिमल्स में छोटे साइज़ के होते हैं लेकिन ज़्यादा होते हैं संख्या में। लार्ज साइज़ के होते हैं ये प्लांट सेल्स में, और ये 50 to 90% ऑफ एरिया ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल्स का। एनिमल सेल्स में ये किससे भरे होते हैं, सैप से। सैप एक लिक्विड होता है जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है, उससे ये भरे रहते हैं। और ये जो होती है इनको टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एक तरीके से कह सकते हो जो भी सेल है उसको टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी देता है। ये स्टोर करता है अमीनो एसिड को, शुगर को, ऑर्गेनिक एसिड्स को और कई सारे प्रोटीन्स को, इसलिए इसको स्टोरेज भी कहा जाता है ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरएज कहीं पर ये काम करता है एज अ फूड कंटेनर। जो अमीबा है उसमें जो खाना है वो कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में स्टोर होता है, इसलिए दे आर द फूड कंटेनर्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। So thank you students. I hope you all enjoyed the video. Please watch it again till all the concepts get clear. I'm going to meet you again with the next lesson of biology. Till then, take care and bye bye.